Convention on Sustainable Development. United Nations Convention on Sustainable Development. यहाँ पे बहुत सारे जो स्टेट्स थे, बहुत सारे स्टेट्स मीन्स यहाँ पे बात करें कंट्रीज की, वो सारे के सारे इकट्ठे हुए रियो दे जनेरियो में 2012 में, जहाँ पे इन्होंने एक बात की, द फ्यूचर वी वांट, भविष्य जो हम चाहते हैं। सो इन्होंने अर्थ समिट के जब टोटल 20 साल कंप्लीट हो गए तब ये समिट हुई थी, इसलिए इसको रियो +20 कहा जाता है। तो इसका दूसरा जो नेम है दैट इज रियो +20। यहाँ पे इन्होंने कहा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि लोगों की लाइफ को, उनकी जो लाइवलीहुड है, उसकी उनका जो जीवन यापन है उसको ये प्रभावित कर सकता है। और इसमें आपको कुछ एक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी ताकि आप डेवलपमेंट भी करें, साथ साथ में वो जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक फॉर्म होना चाहिए। सो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट टाइप के जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके बारे में बात की। तो आप इसमें सिंपल स्टार्ट करिए, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो +20। इसमें लिखिए इट was held at Rio de Janeiro in 2012 to mark the 20 years of Earth Summit, to mark the 20 years of Earth Summit. Various states assembled at this meeting. These states recognized that opportunities for people to influence their life. Opportunities for people to influence their lives, and future by participating in decision making, their life and future by participating in decision making and voice their needs, अगर उनकी जो जरूरतें हैं उनको आवाज देने का काम किया, voice their needs which are fundamental along with sustainable development. This meeting, या फिर सिंपल लिखिए दिस समिट SUMMIT, समिट का मतलब होता है सम्मेलन, या फिर जिसे आप शिखर सम्मेलन कहते हैं। This summit emphasized
on the term of green economy. Emphasize on the term of green economy. तो हरित आर्थिकी के ऊपर इन्होंने ज्यादा बात की. There were some action points such as तो इसको नंबर डालते जाइए और लिखते जाइए कौन कौन से पॉइंट्स थे. There were some action points such as, पहला है poverty eradication. गरीबी हटाने का पहला इनका मकसद था. That is poverty eradication, food security and nutrition. Food security and nutrition. So बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे फूड अवेलेबल नहीं है. ऑल्सो ज्यादातर जो बच्चे हैं वो उनके पास न्यूट्रिशन लेवल उतना नहीं है, मतलब बैलेंस डाइट वहां पे अवेलेबल नहीं है. तो उसके लिए भी इन्होंने बात की कि फूड सिक्योरिटी, खाद्य संरक्षण और साथ साथ में पोषक आहार भी बच्चों को मिलना चाहिए. नेक्स्ट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर भी सस्टेनेबल होना चाहिए. लिमिटेड आपने इन्वायरमेंट के ऊपर प्रभाव डालना है. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जहां पे आपने नेचुरल फार्मिंग को ज्यादा प्रमोट करना है. वाटर एंड सैनिटेशन. सबको वाटर एज अ रिसोर्स, एज अ संसाधन, सबको पानी की जरूरत है. पानी सबको मिलना चाहिए. साथ साथ में सबको सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, सैनिटेशन का, क्योंकि जब तक सफाई नहीं होगी डिसीजेज आपके आसपास रहेंगे. आगे है एनर्जी. नेक्स्ट पॉइंट एनर्जी. नेक्स्ट है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन. तो आपके पास जितने भी यातायात के साधन है, परिवहन के साधन है, ये सारे के सारे सस्टेनेबल होने चाहिए. मीन्स आपको यहाँ पे पॉल्यूशन कम करना है. तो नेक्स्ट इज सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन. सस्टेनेबल सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट. सस्टेनेबल सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स. जहां पे भी आप रहते हैं ये सस्टेनेबल सिटी होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि आपने सब जगह पे फ्लैट्स, प्लॉट्स, घर बना दिया, कमर्शियल एरिया बना दिया. वहां पे आपने जितने भी लोकल आपके पास नेचुरल वेजिटेशन है, आपके पास जो नियर बाय जितने भी ग्रासेस हैं, सबको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जस्ट टू मेक अ बिग सिटी. या ह्यूमन सेटलमेंट आपका ऐसा होना चाहिए जहां पे आप वेस्ट मटेरियल को इतना ज्यादा जनरेट ना करें. तो वही है, आपको कुछ एक सस्टेनेबल आपकी जो एक्टिविटीज है यहाँ पे करनी पड़ेगी. घर का जो कचरा है ये इसको कंपोस्ट में यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक कम यूज कर रहे हैं, जूट बैग ज्यादा यूज कर रहे हैं, ये सब कहानियां हैं, है ना. सो आप समझ सकते हैं कि सस्टेनेबल सिटी का मतलब क्या है, जहां पे आप कम चीजें यूज करें जो कि एनवायरनमेंट को प्रभावित कर सकती है. नेक्स्ट ह्यूमन हेल्थ. तो मानव स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है. 9th is promoting full and productive employment. Promoting full and productive employment. तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है तो फिर आपने फ्रीलांसिंग के बेस पे नहीं देना है. आप ट्राई करें कि उनको फुल टाइम के लिए जॉब मिले, प्रमोट करें आप ऐसे रोजगार को. और ये रोजगार प्रोडक्टिव होना चाहिए जिसमें आप कुछ एक चीजें सीख पाए. ऐसे नहीं कि बस जा रहे हैं, शर्मा वर्मा जी के साथ चाय पी रहे हैं और वापस मट्टी खा के आ जा रहे हैं.
है ना, इट शुड बी प्रोडक्टिव। डिसेंट वर्क फॉर ऑल, डिसेंट वर्क फॉर ऑल। ऐसा नहीं है कि जो बेचारा गोलू सा है उससे आप सारा काम करवा रहे हैं, है ना। हर कोई कह रहे हैं कि नया आया है, इसके पास फाइल फेंक दो, ये भी कर देना वो भी कर देना। तो सबके लिए एक डिसेंट वर्क होना चाहिए, सबको एक बराबर जो है सैलरी मिल रही है अगर, तो उस हिसाब से काम भी लीजिए, है ना। सो यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए एम्प्लॉय का। एम्फेसिस ऑन क्लाइमेट चेंज, एम्फेसिस ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जलवायु परिवर्तन के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ये भी इसका एक पार्ट था। 12 फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। तो जितने भी नियर बाय कम्युनिटी रिजर्व्स हैं, कोई भी फॉरेस्ट है, जंगल हैं, वन है, उनको बचाने की जरूरत है। नेक्स्ट इज विमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत है। सशक्त कैसे होंगी, इंडिपेंडेंट कैसे होगी? बाय प्रोवाइडिंग देम डिसेंट लिविंग, उसके बाद डिसेंट जॉब, डिसेंट एजुकेशन। सो विमेन एम्पावरमेंट की बात की। इसी के साथ एक और जुड़ता है जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी। तो लिंग समानता होनी चाहिए, है ना। थर्ड जेंडर से भी अगर कोई एग्जाम देने आ रहा है तो उसको भी आप वैसे ही ट्रीट करिए, ना कि उसके पीछे आप ठाके लगाइए, हंसी करिए कि कैसे चल रहा है ना, कैसे बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसजेंडर्स है ना, उनकी मूवमेंट, उनके हैंड मूवमेंट, उनके बोलने से, उनके मुंह चलने से, है ना, बात करने से लोग जो है हंसना शुरू कर देते हैं कि देख कैसे कर रहा, कैसे कर रहा। अरे भाई, उसका वो नेचर है, अल्टीमेटली वो बचपन से ही वैसे हैं। सो उनके साथ वैसा व्यवहार ना किया जाए। जेंडर इक्वलिटी का मतलब अगर आप किसी विमेन की अगर रिस्पेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लड़कों में ज्यादा है ये चीज। अब ये चीज मुझे ऑन कैमरा नहीं कहनी चाहिए। अगर कोई सुंदर सी लड़की कन्या आ जाएगी उनके पास, तो उसके सामने बड़े ऐसे डिसेंट से बनेंगे, हाँ जी मैम, इधर बैठी उधर बैठी। उसी जगह अगर एकदम से कोई ट्रांसजेंडर आ जाए, है ना, तो उसको वो ऐसे देखेंगे और उसकी तरफ उसके साथ मजाक करना शुरू कर देंगे, कुछ एक उसका मजाक बनाएंगे। या उसके जाने के बाद अगर हिम्मत नहीं है तो पीठ पीछे मजाक उड़ाएंगे, तूने देखा कैसे बात कर रहा था या कर रही थी, या कैसे उसके हैंड मूवमेंट थे। सो फिर उसकी कई मिमिक्री भी करते हैं। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आप किसी घर के मेंबर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वैसे ही उनको रिस्पेक्ट दीजिए। पैसा नहीं दे सकते तो उल्टा फटकार मत लगाइए, है ना। अगर आपकी नहीं है इच्छा दान देने की तो फटकार मत लगाइए, क्योंकि फटकार लगाने की भी आपकी पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। सो इसलिए थोड़ा रिस्पेक्ट दीजिए। बस स्टैंड पे कहीं भी मिल जाए, आपसे पैसे मांग रहे हैं, नहीं देना चाहते सीधा बोल दीजिए कि नहीं है, बट कभी फटकार नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि मजबूरी है तभी पैसा मांग रहे हैं। जॉब नहीं मिलती उनको, कहीं पढ़े भी नहीं होते। सो जेंडर इक्वालिटी, मैं जेंडर इक्वालिटी में ये फेमिनिज्म वगैरह की बातें नहीं मैं करता। ज्यादातर मेरे को लगता है कि ट्रांसजेंडर्स के साथ बहुत गलत होता है ना, क्योंकि मेल एंड फीमेल में कुछ ऐसा कोई फर्क रहा नहीं है। कोई बुलेट चला रही है लड़की, आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि सोसाइटी में उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, या फिर उनको सोसाइटी ने बाढ़ करके रखा है, घूंघट में रखा। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एक जगह पे होता है, बट वहां पे प्रॉब्लम ये है कि वो खुद ही स्पीक अप नहीं करती, बोलती नहीं है। अदरवाइज कोई कुछ नहीं कर सकता आजकल के टाइम में। अगर आप पूरे आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता को देखें, आजकल तो नया नाम रख दिया उन्होंने, तो उसमें आपके पास 80% या 85% या 90% जो आपके रूल्स रेगुलेशन है वो विमेन के फेवर में है। तो जस्ट बोलना जरूरी है, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता है। सस्टेनेबल कंजम्पशन, दो लड़कों की लड़ाई हुई है, पुलिस वाले डांट देंगे, निकलो बाहर। अगर किसी लड़की की कोई कंप्लेंट आती है तो उसी टाइम रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो इतना पावरफुल है सिस्टम। दिस इज सस्टेनेबल कंजम्पशन। सस्टेनेबल कंजम्पशन, अगर आप किसी भी संसाधन को यूज कर रहे हैं तो उसका आपको कंजम्पशन या उपभोग उस तरह से करनी है कि नेक्स्ट जनरेशन को भी कुछ बच जाए, कुछ बच जाए, सब कुछ नहीं, कुछ बच जाए। सस्टेनेबल कंजम्पशन। नेक्स्ट इज लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन,
लैंड डिग्रेडेशन का सिंपल मीनिंग है कि आपने इसको डिजर्टिफिकेशन से बचाना है। डिजर्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए, दैट इज लैंड डिग्रेडेशन। जो भूमि है उसका दोहन नहीं होना चाहिए, एक्सप्लोटेशन नहीं होना चाहिए। 16 कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आपने जितना हो सके फ्लोरा फाउना को बचाने की कोशिश करनी है, राइट। सो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लास्ट लिखिए, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस। रिडक्शन ऑफ GHGs। तो ये मल्टीपल गोल्स इन्होंने रखे कि ये सब चीजें करने की जरूरत है। ठीक है जी। अब इसमें आपके पास आता है, मुझे चेक करने दो एक बार, कुछ इसमें रह गया है तो आप मुझे बताएंगे। 98, 98, 98, 98, 98। अच्छा, दो रह गए अभी आपके पास, एक है वियना कन्वेंशन, एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसके अलावा नायरोबी हो गया, नायरोबी रह गया। तो ये तीन रहते हैं, 82, 85, 87। ब्रटलैंड रिपोर्ट भी रहती है आपके अकॉर्डिंग। ब्रटलैंड रिपोर्ट वैसे होगी है बट नहीं हुई है। बस के बाद फिर जो इंडिया में प्रोविजंस हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए, जैसे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, फिर वही रहते हैं हमारे पास। और NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अभी आज की रिपोर्ट है डाउन टू अर्थ में। डाउन टू अर्थ की एक मैगजीन आती है, DTE, गवर्नमेंट की मैगजीन है ये। इन्होंने इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है एक ऑर्गेनाइजेशन CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और हर एक स्टेट का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। तो यूपी का भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है, PCB, दैट इज यूपी का हर एक स्टेट का खुद का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। अब CPCB और साथ साथ में NGT दोनों मिलकर इकट्ठे सामने आ गए। इन्होंने कहा कि यूपी गवर्नमेंट को इन्होंने एक भेजा है बहुत बड़ा लेटर, एंड द लेटर सेज आपने 500 मिलियन पीपल को गंगा जैसी एक डर्टी रिवर में नहाने के लिए अलाउ कर दिया। जवाब दीजिए कैसे? उन्होंने कहा कि यू हैव अलाउड 500 मिलियन पीपल टू डिप इनटू द गंगा रिवर विच इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, डर्टी है। इसमें बहुत सारे आपको फीकल बेस देखने को मिलेगा, बहुत सारे इसमें आपको पोल्यूटेंट्स देखने को मिलेंगे। इवन यहाँ पे जो पहले बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड थी वो अभी लगभग डबल हो चुकी है। मतलब इसमें अभी बहुत सारे पोल्यूटेंट्स इंक्लूडेड हैं। तो उन्होंने बोला कि आप लोगों की लाइफ के साथ खेल क्यों रहे हैं? जो पानी पीने के लायक नहीं उसमें नहा भी नहीं सकते आप। तो ये कह रहे हैं कि इसका जवाब आपको देना है। अब क्या होगा, NGT और ये आपका CPCB दोनों मिलकर 500 मिलियन पीपल है ना, 50 करोड़ का तो फाइन डालेंगे आराम से, आराम से 50 करोड़ लेंगे ये। और ये एक टाइप से ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, इनको पता कमाई हो रही है तो व्हाई नॉट इंटरफेयर, है ना। इनके पास अगर अपना खुद का बजट हिल गया है तो फिर करते हैं। नहीं तो ये पहले ही बैन कर देते ना कि ये इतना बड़ा महोत्सव होना ही नहीं चाहिए। सो ऐसी सी कुछ एक इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और नेशनल ज्यादा काम करते हैं, इंटरनेशनल को तो माने ना माने अपनी मर्जी है। अब देखिए नायरोबी डिक्लेरेशन। कौन सी थी वो सीरीज?
हाँ जी, मनी हेस्ट उसमें थी ना, नायरोबी, ओस्लो भी था। हाँ जी। ओस्लो इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। एक का बंदे नाम था उसमें ओस्लो, ओस्लो मोटा था ना, नैरोबी वो थी पतली सी, जिसका बेटा भी था। ओके ओके, अच्छी सीरीज है। आजकल स्क्विड गेम बहुत चल रहा है, मैंने देखा नहीं, टाइम नहीं लगा। कह रहे स्क्विड गेम भी बहुत अच्छी है, देखी आपने? बहुत बढ़िया है। पैसा चाहिए तो गेम खेलनी पड़ेगी, है ना, ये मीम बन रहा है आजकल। नैरोबी डेक्लरेशन, बस थोड़ा ही रह गया, खत्म है, गेम ओवर। 30 लेक्चर होते हैं उसमें, मैंने लगभग 25th है 26th है, आपको पता होगा, अब मैं इतना याद नहीं रख रहा। खत्म है, खत्म, ज्यादा वक्त नहीं है, अभी खत्म ही होने वाला है। 98 पे आ जाओ भैया। अब ये इंस्टीट्यूशंस रह गए, बाकी पोल्यूशन कितने प्रकार का है वो देखेंगे हम, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, कैसे क्लाइमेट चेंज को बचा सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। हाँ जी, गल्ला जी खत्म हो गया, गल्ला जहाँ वैसे भी कर सकते हैं, करने को बड़ा कुछ कर सकते हैं, बट मुश्किल है। यूरोपियन यूनियन ने एक लियांदी पॉलिसी कार्बन एक्शन प्लान दी, काफी न्यूज़ चल रही थी, देखते डेवलप हो गया। अगर लेक्चर्स में समय बचा तो मैं आपको कराऊंगा अभी करंट अफेयर के कुछ एक टॉपिक। स्टॉकहोम, नायरोबी, 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 वैसे आउटडेटेड है यार, इसको नहीं पढ़ना चाहिए आपको। जो आपके मिलेनियम गोल्स थे ना, उसका पार्ट है ये। मिलियन गोल्स इन्होंने रखे थे, जिनको आपने 2000 तक खत्म करना था, रिसीव मतलब कंप्लीट करना था। जैसे आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे हैं, वैसे ही इन्होंने मिलेनियल गोल्स रखे थे, मतलब जब 2000 मतलब सन 2000 शुरू होगा तब तक अपने ये रिसीव करने, मतलब पूरे के पूरे टारगेट्स कंप्लीट करने। नहीं कर पाए तब तो 2030 तक आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इससे बेटर है आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को याद रखिए। नैरोबी डिक्लेरेशन आप खुद से पढ़ सकते हैं सर। इसमें लिखिए इट इज अ डेक्लेरेशन, ठीक है ठीक है, अगर आपने लिखा है तो लिख लीजिए। इट इज अ डेक्लेरेशन which is related to creation of, it is a declaration which is related to creation of special commission to form or frame, special commission to frame long-term environment strategies, long-term environment strategies for achieving long-term environment strategies for achieving sustainable development goals or millennial goals, sustainable development goals or millennial goals up to the year 2000, up to the year 2000 and beyond, 2000 and beyond। तो उन्होंने वहीं पे लिख दिया कि आप 2000 सन 2000 तक कंप्लीट करिए, ईयर 2000 तक या फिर उससे आगे तक, फुल स्टॉप। 1987 इसमें लिख रही है डिक्लेरेशन हेल्ड इन 1987, 1987 में हुआ था ये डिक्लेरेशन हेल्ड इन 1987। नेक्स्ट है 85 का
दूसरा आ जाएगा अभी। वियना कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, वियना कन्वेंशन फॉर द protection of ozone layer. Ozone is O3. Vienna Convention for the protection of ozone layer. तो वायुमंडल में एक ओजोन लेयर भी पाई जाती है। कौन से लेयर, कौन से? स्ट्रेटोस्फेयर में, है ना। स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में आपका ओजोन लेयर पाया जाता है। सो ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए ये वियना कन्वेंशन किया गया था। कहाँ पे है वियना? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। सो इसमें लिखिए, इट वाज अडॉप्टेड इन द ईयर 1985। अडॉप्टेड इन 1985, 1985 में इसको अडॉप्ट किया गया था। 1985 became legal basis, या फिर सिंपल लिखिए became important legal basis, became important legal basis, became important legal basis for taking international action, for taking international action, legal basis for taking international action to protect stratospheric ozone, stratospheric ozone इतना ही है इसके बारे में। तो उन्होंने बोला कि आपको ओजोन लेयर को बचाना है, उसके लिए आपका वियना कन्वेंशन इन्होंने स्टार्ट किया था 1985, और ये लीगल बेसिस बताता है कि आपको किस तरह से कानूनी रूप से इसका एक आधार बनाना है कि आपकी जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर है उसके साथ छेड़छाड़ ना हो। कैसे हो रहा है? पॉल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ है? मॉन्ट्रियल Montreal Protocol on substances that deplete ozone layer. Montreal Protocol on substances that deplete ozone layer. On substances that deplete ozone layer. Montreal Protocol on substances that depletes ozone layer. It is a treaty to protect ozone layer. Ozone layer. It is a treaty to protect ozone layer from substances such as halogenated hydrocarbons. From substances such as halogenated hydrocarbons. Halogenated hydrocarbons कौन कौन से हैं? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, और भी हैं। यही है फिलहाल तो,
एक और भी है यार, लेट मी चेक इसमें लिखा होगा तो। यही है, क्लोरो एंड ब्रोमो लिख दिया ना आपने, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आएगा, नॉट HCFC आएगा। ये HFC तो चलते हैं अभी, इसको लिखेंगे आप HCFC। मैं लिखा देता हूं आपको, हाइड्रोक्लोरो फ्लोरो कार्बन्स। तो एक तो ये है जिसमें क्लोरीन पाई जाती है, क्लोरो मीन्स क्लोरीन है इसमें। नेक्स्ट है ब्रोमो फ्लोरो कार्बन्स। इनको बैन कर दिया गया है मतलब इस कन्वेंशन के हिसाब से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिप्लीशन करते हैं ओजोन लेयर में। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड ब्रोमो भी दोनों। अभी चलता है HFC। जैसे आपके ये AC वगैरह ना, उसमें से फ्रीऑन्स निकलते हैं, उसको गैस को बोलते हैं HFC। वो बैंड नहीं है, बट अभी ये बैंड है। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। ओजोन लेयर क्या करती है, आपको हार्मफुल सनलाइट से बचाती है, UV रेडिएशन से। और अगर वो डायरेक्ट आएगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे, पानी बढ़ेगा, चक्रवात आएंगे, लैंड एरिया सबमर्ज हो जाएगा। स्किन कैंसर भी होता है, स्किन कैंसर भी कॉज करता है, क्योंकि डायरेक्ट आपके ऊपर वो पड़ेंगी लेयर्स। अब कुछ रह गया इसमें लिखिए, दिस ट्रीटी वाज ओपन फॉर साइन। दिस ट्रीटी वाज ओपन फॉर साइन in the year 1987, and came into force in the year 1989। इतना ही है इसके बारे में। अब लिखिए, इकोलॉजी रिलेटेड लेजिस्लेशंस इन इंडिया। इकोलॉजी रिलेटेड लेजिस्लेशंस इन इंडिया। इकोलॉजी रिलेटेड लेजिस्लेशंस इन इंडिया। इकोलॉजी रिलेटेड लेजिस्लेशंस इन इंडिया मतलब इन्वायरमेंट इकोलॉजी को बचाने के लिए कुछ एक कानून बनाए गए हैं, लेजिस्लेशन पास किए गए हैं। आपकी विधान पालिका मीन्स आपका ये पार्लियामेंट, फिर आपका स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, सारी सभाएं जो बैठकर सभा करते हैं और फिर आपके लिए लेजिस्लेशन बनाते हैं, कानून बनाते हैं। कुछ एक है लेजिस्लेशन जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं। सबसे पहला जो है वो 1927 में बनाया गया, नाम है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इन्होंने कुछ एक टाइप के 3 लॉ बनाए, जिसमें से पहला है लैंड राइट एक्ट, दूसरा है यूज ऑफ फॉरेस्ट राइट एंड दूसरा है राइट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व फॉरेस्ट। इसमें जितने भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स का मतलब होता है जो फॉरेस्ट के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं, जहां से उनकी लाइवलीहुड चलती है, तो उनको इसमें ऐड किया गया कि वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज कर रहे हैं, फॉरेस्ट के आसपास रह रहे हैं, तो फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए ज्यादातर वही अकाउंटेबिलिटी रखेंगे।
तो इन्होंने कुछ एक राइट्स दिए हैं इनको, उसके बारे में लिखेंगे। पहले लिखिए फॉरेस्ट राइट एक्ट, FRA एक्ट 1927। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 1927, कई जगह पे इसको FRA 1927 में लिखा होता है। स्टेट पीसेस में कोई बड़ी बात नहीं है, मैच दी फॉलोइंग में भी आ सकता है। फॉरेस्ट राइट एक्ट, उसके सामने ईयर लिख रखे होंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके सामने ईयर लिखा होगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है, पेचीदा क्वेश्चन, टोटली स्टैटिक क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। सो फॉरेस्ट राइट एक्ट 1927 में आया, इसमें लिखिए आप, दिस एक्ट recognizes forest dwellers. This act recognizes the forest dwellers rights and make conservation more accountable. Forest dwellers rights and make conservation more accountable. It provides or grants two things. It provides or grant two things. Two things. पहले में लिखिए लीगल रिकॉग्निशन टू एक मिनट मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंटली जाना पड़ेगा मुझे, है ना। फिर नेक्स्ट करते हैं आपकी क्लास। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लास में एंड कर रहा हूँ।